कल इन्फी के रिजल्ट्स आए। टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद तो बनाने का मौका मिला था वीडियो, बट इन्फी के रिजल्ट के बाद वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं सोचा कि चलो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि उसके एरिया 10% वहाँ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं यूएस में। तो दो तीन चीज़ें समझा दूं कि एक तो पहला बात कि एडीआर में वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो वहाँ गिरना ईजी होता है। लाइव मार्केट में इंडिया में 10% अगर इन्फी गिर गया तो आप समझिए कि क्या कहानी हो सकती है, क्योंकि इन्फी का वेटेज 7% है ऑलमोस्ट निफ्टी में। उस दिन फिर कोई स्टॉक कितना भी चला जाए, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, जो फ्राइडे को हुआ, जो थर्सडे को हुआ रहा कि आप कितना भी मूवमेंट कर लिए लेकिन आपका निफ्टी 20 या 22 पॉइंट ही प्लस रह पाया, जबकि ये इन्फी 2.5% डाउन था, टीसीएस 2% ही डाउन था। 10% तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। एनीवेज, ऐसा क्या था रिजल्ट में जिसके कारण इतना गिर गया? तो पहले तो चलते हैं रिजल्ट देख लेते हैं। और मैं क्यों कहता हूं कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने चाहिए, जिसका लॉजिक मैंने टीसीएस वाली वीडियो में समझाया था, फिर से समझा देता हूं कि देखिए होता क्या है कि एक आईटी कंपनी है, उसको मान लो, अच्छा हमारे यहाँ मेजर जो आईटी कंपनीज हैं ये बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ लेबर वाली कंपनीज हैं। टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, विप्रो हो गया, ये बाहर वालों का काम सस्ता में इंडिया में करके दे देते हैं, या इंडियन एम्प्लॉय से सस्ता में करवा के दे देते हैं। तो अभी होके क्या रखा है कि इनका सबसे बड़ा मार्केट क्या है, तो टीसीएस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, 50% उसका वेटेज रखता है यूएस। इन्फी का और सबसे बड़ा मार्केट वही है यूएस, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका 60% रेवेन्यू यूएस से है। 60% रेवेन्यू जो इसका यूएस से है उसमें ऑलमोस्ट 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप देखेंगे तो परसेंटेज कम दिख सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज से है। और जब भी जैसे ही यूएस में बैंकिंग क्राइसिस चालू होता है, जो हमारे टेलीग्राम पे रेगुलर फॉलोअर्स हैं ऑल, तो वो सब जानते हैं, मैं बहुत स्पेक्टिकल हो गया था कि ये शायद हो सकता है कि 3 डिजिट भी पहुंच जाए। काफी लोग उसका मतलब नहीं समझ पाए थे, अब शायद समझ में आएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो क्राइसिस है, इश्यूज हैं, ये अभी खत्म नहीं होने वाले एंड आगे भी चलते रहेंगे। तो फिर उसके बाद आपके पास जो एडवांटेज था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राइसिंग वगैरह का, वो सब खत्म है। प्लस बात ये होती है कि ऐसा क्या था नंबर्स में जिसके कारण मार्केट ऐसा रिएक्शन दे रहा है। लाइव मार्केट में 10% गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये डाउटफुल है, पहले तो उसका डर मार्केट मन से हटा दीजिए। लेकिन अगर गिर गया तो देखते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने संडे की वीडियो में बताया था कि आईटी चिपकाया गया है लास्ट वीक, इस वीक आप देखिए लो आईटी का क्या हुआ। अभी इस पूरे वीक में बैंकिंग चिपकाया गया है, अगले वीक देख लेंगे बैंकिंग का क्या होगा। सैटरडे को रिजल्ट आ जाएगा एचडीएफसी बैंक का, तब देख लेते हैं। आइए चलिए ऐसा देखते हैं कि इसमें रिजल्ट में ऐसा क्या डाला है इन्होंने। पहला बात, 355 पेजेस का रिपोर्ट है, 10-12 पेज का रिपोर्ट नहीं डाला है इन्होंने, 355 पेज का, मतलब डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा होंगे। और इन्फी का ये खास बात है, इन्फी हमेशा रियलिस्टिक बात करता है, मतलब कुछ भी हवाबाजी नहीं करता है। इनका कॉन कॉल वगैरह भी अगर आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये लोग जो बोलते हैं मतलब ये लॉजिकल बात करते हैं, ये कुछ भी घुमा फिरा के सजा के वैसे नहीं बोलते हैं, डिप्लोमेटिक वे में ये लोग नहीं बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, शेयर प्राइस से भले इफेक्ट पड़ जाए, बट अगर इनके यहाँ इशू है तो ये बोलेंगे भाई हमारे यहाँ इशू है, हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे रिजॉल्व जल्दी होगा। एंड इसीलिए लोगों का फेथ भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि कल अगर दिखता है कि 1100 में इन्फी मिल रहा है, 1000 रुपये में इन्फी मिल रहा है, तो हम जैसे बेवकूफ़ भी खरीदने को दौड़ जाएंगे, जो कि प्रिफर नहीं करते हैं खरीदना, हम भी खरीदने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है भाई वहां पे वो कंपनी का जो वर्थ है वो सही वर्थ है। ठीक है, आते हैं कि क्या ऐसा था रिजल्ट में। पहले चलते हैं नीचे थोड़ा सा, ठीक है, डायरेक्टली ही चलता हूँ। देखिए इंडियन टर्म्स में रिजल्ट समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं डॉलर टर्म्स में भी समझा सकता था, बट डॉलर टर्म्स में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि काफ़ी लोग उसको नहीं रिलेट कर पाएंगे। ये इंडियन रुपीज़ में है, करेंसी का इम्पैक्ट था क्या इस क्वार्टर में? तो अगर आप नोटिस करोगे तो पूरे क्वार्टर में करेंसी एकदम म्यूटेड मूवमेंट था, वही 82, 83, 82, 83, 81.5 ये रेंज में घुमा है। तो पूरे क्वार्टर में तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट था क्या? ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था संडे वाली वीडियो में कि आप इस बार कांस्टेंट करेंसी में अपना रेवेन्यू को छुपा नहीं पाओगे। क्यों? हर बार क्या होता था, करेंसी बढ़ती थी तो डॉलर डिप्रिशिएट करता था, मतलब आईएनआर डिप्रिशिएट करता था, तो उससे क्या होता था, इनका रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ता हुआ दिखता था क्योंकि डॉलर्स में इनके रेवेन्यू होते थे। इस बार वैसा नहीं हुआ, डॉलर अदर वीक था, हमारी रुपी स्टेबल थी, उसके कारण क्या हुआ, ये अर्निंग जो आर्टिफिशियल बढ़ जाता था वो नहीं बढ़ पाया इस बार। ठीक है, अब आप देखो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर 39,000 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 38,000 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब 2.5% रेवेन्यू गिरा है।
अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रहा है, यानी कि वो कंपनी डिक्लाइन में जा रही है, आप समझिए ये एक क्वार्टर में हुआ है, हर क्वार्टर में अगर ऐसा होने लगे तब सही में डिक्लाइन में है। बट अगर एक क्वार्टर भी कम हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हर क्वार्टर आप जो ग्रोथ करते थे वो ग्रोथ अब नेगेटिव हो गया है, कम ग्रोथ होना है। जैसे टीसीएस में कम ग्रोथ हुआ है बट इनके यहाँ ग्रोथ नेगेटिव हो गया है। उसका मेन रीजन ये भी है कि ये फाइनेंस मतलब क्या होता है, ये जो कंपनीज को केटर करते हैं वो मोस्टली मतलब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कम केटर करते हैं। टीसीएस के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू का दिक्कत उनको थोड़ा कम आता है। बट इनके रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ज़्यादा इनके मतलब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये सब वाले प्रोजेक्ट्स इनके ज़्यादा हैं। वहाँ पे कॉस्ट कटिंग और ये वो बहुत कुछ चल रहा है, उसके कारण उसका इफेक्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए ये बढ़ा नहीं है लास्ट क्वार्टर से, इस क्वार्टर सेम है। बट अगर प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे, लास्ट ईयर से, एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए कितना बढ़ गया है, ठीक है। और पूरे साल का अगर हम देखेंगे तो 64,000 करोड़ था लास्ट ईयर एम्प्लॉय कॉस्ट, इस साल का पूरा एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है 78,000 करोड़। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट सोचिए 20% बढ़ गया है। और वो सही बात है, एक तो एट्रिशन का दिक्कत, दूसरा चीज एट्रिशन का दिक्कत के कारण क्या होता है, आप नए एम्प्लॉय हायर करके लाते हो तो 25-30% आपको हाइक देना पड़ता है मिनिमम, 30% के नीचे तो कोई शिफ्ट नहीं करता है। तो आप शिफ्ट करके आए, आपको लगा पैसा, राइट। अभी पैसा जो आपका लग रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो आप क्लाइंट को पास ऑन कर पा रहे हो क्या? क्लाइंट को पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 14,000 करोड़ का ये बढ़ गया आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, सिर्फ एक खर्चा ही 14,000 करोड़ का बढ़ गया, रेवेन्यू कितना बढ़ा था? 25,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा था। तो मतलब 25,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पहले तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट ही बढ़ाना पड़ गया आपका, कितने का? तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ाना पड़ गया आपका रफली 14,000 करोड़ का। तो बचा कितना है? 11,000 करोड़ बाकी एक्सपेंसेस के लिए, उसमें भी सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ये सब में इंक्रीमेंट आया है। तो उसके कारण क्या हुआ, दिख रहा है क्लियरली कि एक्सपेंसेस उसी प्रोपोर्शन में है, ठीक है। आपका रेवेन्यू कम हो रहा है बट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लास्ट क्वार्टर से इस बार डिक्लाइन करी 6-7%। अब होता क्या है, कोई भी स्टॉक पी रेशियो पे वैल्यूड होता है, राइट। पी रेशियो क्या हो गया? प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स ही आपकी कम हो गई है। हर बार हम अर्निंग्स का ग्रोथ सोच रहे थे, इस बार तो आपकी अर्निंग ही कम हो गई है। तो एक तो इनको ऑलरेडी पीई में प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। जैसे अगर आप आईटी कंपनीज में देखेंगे तो टीसीएस एंड इन्फोसिस को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ पी। वो प्रीमियम वैल्यूएशन भी अभी डिक्लाइन कर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस अब जो है, अर्निंग्स आपकी कम हो गई, अर्निंग्स कम हो गई तो प्राइस को कम लाना पड़ेगा ताकि आप पी रेशियो मैनेज कर पाए। प्लस आपको ज्यादा प्रीमियम पीई पे किस लिए मिलता था? पीई पे इसलिए मिलता था कि आप हमेशा कॉन्सिस्टेंटली ग्रो करते थे। अब आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो तो हम आपको प्रीमियम क्यों देंगे? वही वाला क्वेश्चन आता है। तो उसके कारण क्या है, दिक्कत आई, ठीक है। अब आप देखोगे यहां तक, अगर आप सिर्फ पैट तक देखोगे ना, तो पैट तक देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो तो 7-8% ही प्रॉफिट में डिक्लाइन हो, कोई बड़ा बात है क्या? नहीं है। लेकिन आप देखो एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है, जिससे इनका कंप्रिहेंसिव इनकम आता है। मतलब पिछले साल डॉलर में कमाने के कारण इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट था 676 करोड़ का, ठीक है, जो इस बार सिर्फ 61 करोड़ का हुआ, जो मैंने बोला ना करेंसी कांस्टेंट रही है। तो उसके कारण अगर आप टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम पीरियड पे जाएंगे तो 7,300 करोड़ से 6,300 करोड़ पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन किया है। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। एक तो पहला बात कि आप चूंकि फॉरेन ऑपरेशंस करते थे तो उससे क्या होता था कि आपको डॉलर का इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता था, तो आपका ओवरऑल इनकम ज्यादा आता था। इस बार ओवरऑल इनकम भी ज्यादा नहीं आया, उसके कारण क्या हुआ, आपका ईपीएस गिर गया, ठीक है। पूरे साल दर साल अगर देखेंगे तो ईपीएस आप सिर्फ 10% बढ़ा पाए हो। उसके प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करोगे तो 15-16-20-20% ईपीएस बढ़ता था, इस बार नहीं बढ़ा है, 10% ही बढ़ा है, ठीक है। और जो नेगेटिव आया है, अगर अच्छा कमेंट्री भी इनकी ना बहुत ज्यादा अच्छी खास नहीं आई है। कमेंट्री आगे का चल के और थोड़ा सा वीक ही है, अगर आप ओवरऑल पढ़ोगे ना इनका, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसा मैं बता रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में इनका ज्यादा रेवेन्यू है। रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट में देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से इस बार क्वार्टर में डिक्लाइन किया है। रिटेल में बढ़ा है बट कम्युनिकेशन में डाउन हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में डाउन हुआ है, यानी कि कम हो रहा है वहां पे, राइट। तो वो चीज है, परसेंटेज टर्म्स में कम हो रहा है, और परसेंटेज टर्म्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का इनका शेयर ज्यादा ही था तो वो कम हो रहा है, तो ओवरऑल रेवेन्यू वहां से कम हुआ। अभी नॉर्थ अमेरिका से, यूएस एंड कनाडा से इसका 61% रेवेन्यू शेयर होता था,
ठीक है, यूरोप से बढ़ा है, यूएस से कम हुआ है। जहां प्रीमियम सेगमेंट था वहां से आपका कम हो गया है। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ये बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं बढ़ा पाए हैं। ठीक है, और टॉप 5 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, यानी कि छोटे छोटे क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, बड़े क्लाइंट्स नहीं ऐड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। एफर्ट्स का यूटिलाइजेशन वाइज भी देखेंगे तो यूटिलाइजेशन कम होके आया है। एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज 80% का यूटिलाइजेशन है, मतलब बेंच पे काफी लोग बैठे हुए हैं। ये सब नेगेटिव नंबर्स में काउंट होते हैं, खाली फाइनेंशियल नंबर्स ही नेगेटिव नहीं है। यूटिलाइजेशन आपके एम्प्लॉयज का अगर 2% कम हुआ है, मतलब आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो बट उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर ये 87% था, एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज अगर हम देखें यूटिलाइजेशन 87% से लास्ट क्वार्टर 82% हुआ, इस क्वार्टर 80% पे आ गया। मतलब आप 100 एम्प्लॉय को अगर सैलरी दे रहे हो तो आप 80 को ही यूज कर पा रहे हो। मतलब कितने लोगों को आपने बेंच पे बैठा के रखा है। इसका मतलब क्या है, आगे चल के हायरिंग में दिक्कत आएगी। बहुत सारे मैटर्स करते हैं। और फर्स्ट टाइम इस बार एम्प्लॉय काउंट भी डिक्लाइन किया है, 340। और सही बात है, यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही है तो एम्प्लॉय डिक्लाइन करेगा ही, वही चीज है। राइट, तो देखिए आप, डिक्लाइन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। डिक्लाइन है, कांस्टेंट डिक्लाइन है। अगर इसी तरह यही सब पैरामीटर्स के कारण क्या होकर रखा है कि आपका अच्छा खासा वहाँ पे आपका एडीआर में करेक्शन दिख रहा है। मैंने कोशिश किया बहुत सारी पॉइंट्स को समझाने का, जिसको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा शेयर करते हो तो यूट्यूब मेरे को प्रमोट भी ज़्यादा करेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैं क्या कॉन्स्टेंटली ये सब बनाते रहूँगा।